चलो, तो हम लोगों ने पहले पार्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ा था, एसेट्स तक पढ़ लिया था हमने, है ना, मतलब लायबिलिटी पढ़ ली थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, इतना पढ़ लिया था। आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है ये हम समझना शुरू करते हैं। देखो सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी राइट, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी राइट जो आपको क्या करेगा, फ्यूचर में इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, वो एसेट है। कोई भी प्रॉपर्टी या राइट जो फ्यूचर में पैसे कमाने में हेल्प करता है वो क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, कोई भी प्रॉपर्टी या राइट जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्टी या राइट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का मतलब तो यही संपत्ति है ना, जमीन या कोई भी आइटम, है ना। और राइट का मतलब अधिकार, अधिकार मतलब क्या, जैसे एकदम आसानी से समझने के लिए मैं बोलूं तो तुमने बागवान पिक्चर देखी बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन की, 4 छोरे रहते हैं, धोखा दे देते हैं, फिर आखिरी में बुक लिखते हैं, फिर पैसे मिलते हैं, है ना। तो पैसे कौन देता है उनको, वो बंदा देता है जो उस बुक को प्रिंट आउट निकाल के बेचता है। तो क्यों पैसे देता है, क्योंकि वो बुक लिखी है किसने, बच्चन साहब ने लिखी थी, है ना, बराबर है ना। और उनका उसमें राइट था, बिना बच्चन साहब की परमिशन के वो बंदा उसके प्रिंट आउट निकाल के बेच नहीं सकता था, इसलिए उस राइट की वजह से, उस अधिकार की वजह से वो पेमेंट मिलता है। तो राइट क्या था, एसेट है, और उसको बोलते क्या है, कॉपीराइट। उसको क्या बोला जाता है, कॉपीराइट। ठीक है, रॉयल्टी, जो पेमेंट मिला उस पेमेंट को क्या बोला जाता है, रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी जिसको मिली है इनकम है, और जिसने दी है उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो चलो पढ़ लेते हैं कि एसेट का मतलब इन्होंने क्या लिखा है। Assets are the economic resource of an enterprise which can be expressed in terms of money। क्या कहना है इनका, इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक मतलब वो जहां से हमको इनकम जनरेट होगी, ऐसा रिसोर्स, ऐसा साधन जो हमको क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा, बराबर है। इन टर्म्स ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर एटसेट्रा, ये क्या है, एसेट्स है। ठीक है, इन्होंने अपने शब्दों में लिख के समझाया, बराबर है। डेफिनेशन ऑफ एसेट, तो डेफिनेशन ऑफ एसेट में क्या है, देखो, डेफिनेशंस ऑफ एसेट्स इन द वर्ड्स ऑफ फिनी एंड मिलर, ये साइंटिस्ट का नाम है, फिनी और मिलर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट the rights of which are owned or controlled by an organization or individual। बिल्कुल समझ में नहीं आया इनका, सिंपल से ये कहना है, एसेट मतलब कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलेगा और जिसका राइट हमारे पास है। फिर प्रोफेसर आर एन एंथोनी ने क्या बोला, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब एक एसेट का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स वैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू है, क्या कर रहा है वो, आपने एक्वायर किया है, कुछ कीमत चुकाई है उसके लिए, और वो क्या करेगा, फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगा। यानी कि एसेट्स के पास 3 मेन कैरेक्टर है। पहला, ओन्ड बाय बिजनेस, कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, आपको उसका मालिकाना हक होना चाहिए, ठीक है, उस पर कंट्रोल, नियंत्रण आपका होना चाहिए। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, और इसको कुछ वैल्यू भी होना चाहिए उस चीज की, उस चीज की कुछ वैल्यू होना चाहिए, यानी कुछ कीमत होना चाहिए, जिसका हमको क्या होगा, कुछ पेमेंट मिलेगा या हम पेमेंट करेंगे। इट शुड हैव बीन एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, आपने उसको एक्वायर किया हो, खरीदा हो, एक्वायर मतलब परचेस, खरीदा हो। इट मे हैव टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म,
ये कैसे भी रह सकता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म में। टेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल का मतलब है जो दिखाई सुनाई देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे बेंच है, टीवी है ना, ये दीवारें हैं, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फिजिकल शेप साइज होता है, ठीक है। इनटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल शेप साइज नहीं होता, सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ कुछ है। तो जैसे तुम्हारा बुक में राइट है तो तुम उसको देख सकते हो क्या? नहीं सर मेरा 50 किलो का राइट है। बच्चन साहब ने बुक लिख दी, बच्चन साहब का वजन 86 किलो, तो क्या बोले सर मेरा 86 किलो का इसमें राइट है, ऐसा है क्या? नहीं सर 6 फुट का राइट है मेरा, ऐसा नहीं है ना। तो उसका क्या है? सिर्फ फीलिंग है कि हाँ यार ये मेरा आइटम है, इसको मैंने लिखा है, इसमें मेरा अधिकार है, बराबर है। डन, आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत? This item of asset are shown on the right hand side of balance sheet, which is known as asset side. जितनी भी एसेट होती है उनको हम बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। Assets can be further classified as current asset, नॉन करंट एसेट। एक तो क्लासिफिकेशन क्या था तुम्हारा? टेंजिबल और इनटेंजिबल। एसेट दो तरह की होती है, कैसी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल शेप साइज है, देख सकते हो, टच कर सकते हो, कैन बी सीन एंड टच्ड। इनटेंजिबल मतलब हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप उसको देख नहीं सकते, कांट सी एंड कांट टच, उसको छू भी नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो? बहुत बढ़िया, ठीक है, बराबर है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash within a year। देखो मैंने भी बोला था ना, कैश को कैश में कन्वर्ट कर दो तो वो करंट है 1 साल के अंदर, इन्होंने भी वही लिखा है। करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। अपन ने करंट एसेट मतलब वो एसेट जो अपन ने बिजनेस में रख के रखी है, काहे के लिए? कि हम इसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, डिक्रीज द स्टॉक एंड इंक्रीज द कैश बैलेंस, इन दिस वे गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। तुम्हारे पास स्टॉक रखा है, अच्छा स्टॉक क्या होता है, गुड्स क्या होता है, इसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे जब आएगा वो, है ना। अदरवाइज कैश का मतलब क्या है? देखो गुड्स का मतलब थोड़ा सा ये समझ लो, जिस कमोडिटी पर हम डील करते हैं, जिस आइटम पर हम डील करते हैं खरीदना बेचना। जैसे चूहा जिसके यहाँ से मैं लेके आया है ना, कंप्यूटर वाला, तो उसका काम ही क्या है? ये चूहे खरीदना बेचना, तो उस बंदे के लिए ये क्या है? गुड्स है, ठीक है। जिस पर डील करते हो आप, वो चीज उसके लिए क्या हो जाएगी? गुड्स। ये फर्नीचर मेरे लिए तो एसेट है, लेकिन ये फर्नीचर वाले के लिए क्या है? क्योंकि उसने क्यों खरीदा? कि उसको हम बेच के पैसा कमाएंगे, ठीक है, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? गुड्स का डेफिनेशन यही निपटा दिया, ठीक है। चलो, तो अब आगे इन्होंने दूसरा एग्जांपल क्या बोला? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब क्या है? करंट एसेट के एग्जांपल है। करंट एसेट को दूसरे शब्दों में क्या बोला गया बेटा? सर्कुलेटिंग एसेट और फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग यानी जो तैर रहा हो, तैरना, है ना। तो फ्लोटिंग एसेट और सर्कुलेटिंग एसेट, सर्कुलेशन यानी जिसका आना जाना लगा रहता है। क्लियर है? वर्ड बाय वर्ड क्लियर है। नॉन करंट एसेट तो सिंपल है बेटा, जो करंट नहीं है वो क्या है? नॉन करंट, सिंपल है ना। तो नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मींट फॉर रीसेल। आपने कोई भी चीज इसलिए रख रखी है कि आप इसका यूज करके इनकम जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे बिजनेस के अंदर, तो लॉन्ग टर्म तक, तो वो क्या है? नॉन करंट एसेट है, ठीक है, बराबर। आगे बढ़ जाऊं, कोई समस्या हो तो बताओ। सीधी सी बात है, कल थोड़ी भेज दूंगा मैं उसको। फिक्स्ड, अब अगला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट का पार्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट। देखो एसेट का मतलब प्रॉपर्टी है, राइट, जो अपन ने किस लिए रखा है? इनकम जनरेट करने के लिए। उसके दो क्लासिफिकेशन, करंट और नॉन करंट। करंट मतलब जिसको हम विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको हम सेल कर देंगे और पैसा बना लेंगे, तो वो क्या है? करंट है। और जिसको हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे वो नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर क्या है? फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है?
held for use in the business and are not meant for resale। हम ये फर्नीचर टेबल हमने जो खरीदा काय के लिए कि बेच देंगे, नहीं, बच्चों को बिठाएंगे, पढ़ाएंगे, पैसे छापेंगे। टीवी स्क्रीन काय के लिए लगती है, लंबे समय तक पढ़ाएंगे, है ना, लॉन्ग टर्म यूज होगा, तो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जमीन, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, इनका लॉन्ग टर्म यूज होता है, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट दो तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे इनटेंजिबल में एग्जांपल देख लो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। एक बहुत डेंजरस है जो तुम्हारे एग्जाम में आने का बहुत चांस है, वो है फिक्टिटियस एसेट, ठीक है, आ सकता है ना, समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए एग्जाम में आ जाता है। फिक्टिटियस एसेट का क्या मतलब होता है ये समझो। तो फिक्टिटियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच नाइदर हैव एनी रियल वैल्यू नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म। कोई वैल्यू भी नहीं है और कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं। फिजिकल फॉर्म का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल फॉर्म कहलाता है। टेबल का फॉर्मेट है, ये फिजिकल फॉर्म है। टीवी का फॉर्म है, आपका एक फॉर्म है, फिजिकल है, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, वो फिजिकल फॉर्म है। ये फ्लेक्स रखा हुआ, ये क्या है, फिजिकल फॉर्म। वो घड़ी फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। आप कैसे प्रेजेंट हो, फिजिकल। यदि मैं आपसे टीवी में बात करता तो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, माइंड से नहीं। यदि आप व्हाट्सएप में किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो प्रेजेंस कैसी रहती है आपकी, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट रहती है। आपको बंदा छू नहीं सकता पर देख सकता है। और इनटेंजिबल मतलब छू भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है क्या। तो फिक्स्ड एसेट क्या है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है और कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, बट आर कॉल्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड। कानूनी तौर पर हम उसको मजबूरी में क्या कहते हैं, एसेट्स, ठीक है। These assets are neither tangible asset nor intangible asset. For example, advertisement। आपने एडवर्ट देखो, क्या होता है, किसी भी चीज को एसेट कब क्लासिफाई किया जाता है, जब आप उसका कोई बेनिफिट लो। और बेनिफिट यदि शॉर्ट टर्म में विद इन अ ईयर है तो करंट है, और लॉन्ग है तो नॉन करंट है, यानी फिक्स्ड है, ठीक है। बीच में रह गया फिक्स्ड एसेट, फिक्टिटियस, बीच में क्या रह गया, फिक्टिटियस, जिसका ना तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, 1 या 2 साल के लिए बेनिफिट है, वो क्या कहता है, फिक्टिटियस एसेट। आपने एडवर्टाइजमेंट की, एक होर्डिंग लगा दी गौरव चौराहे पे, किसी चौराहे पे स्क्वायर पे आपने क्या करा, होर्डिंग लगा दी। आपने होर्डिंग एक ही महीने लगा के रखा, लेकिन उसकी इमेज लोगों को सालों साल तक बनी रहती है। यहाँ पर ये वाला होर्डिंग लगा था, है ना, कई बार तो वो होर्डिंग एड्रेस बताने के भी काम आता है ना। वो जहाँ पहले वो फ्लेक्स लगा हुआ था वहां से मुड़ जाना है, भूल गया क्या, पगले घूमता नहीं है, और घूमो तो बोले यार दिन भर घूमता रहता है नालायक, मतलब आदमी जीने ही नहीं देना चाहता, बराबर है क्या, ठीक है, डन। तो ये एग्जांपल से याद रखना, फिक्टिटियस एसेट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में हो तो मार्क करके रखना है। आप अच्छे से देखिए, मिलेगा आगे पीछे कहीं ना कहीं। तो फिक्टिटियस एसेट्स, दीज एसेट्स आर नाइदर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, नहीं है तो लिख लो, नहीं है तो लिख लो। एग्जांपल ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर बेटर स्टैंडिंग ऑफ फिक्टिटियस एसेट, चलो सुनो, फिक्टिटियस एसेट क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए तो समझो, दीज आर सम एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में फिक्टिटियस एसेट क्या है, कुछ एक्सपेंस है, जो कोई खर्चा है जो आपने कर दिया है, which are not fully charged to P&L account within the year in which they actually take place। जिस साल ये आपने खर्चा किया, जिस साल ये आपने एक्सपेंसेस किए हैं, उसी ईयर में आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा, उसी साल इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा, मतलब उसी साल पूरा पूरा आपने इसको खर्चा नहीं माना, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, बट आर रिटर्न ऑफ ग्रेजुअली इन द सब्सिक्वेंट ईयर। लेकिन इनको धीरे धीरे आप खत्म करेंगे,
ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे, यानी राइट ऑफ करेंगे, यानी खत्म करेंगे। डन। किधर भी बैठ जाओ, मेरे को पूछना है इसमें। अभी नहीं, नोट करके रखो। बुक पूछी है इसमें, आपने निकाली थी। मैं निकाला। ऑल नोट्स, ऑल कंटेंट में। ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट। फिर तेरी क्लास में चल जाए जो क्लास है जो भी। बच्ची मतलब सीरियसली पढ़ती। ऑल कंटेंट में गई, 12th अकाउंट में जाओ, गए 12th अकाउंट में जाओ, उस चैप्टर में जाओ। नोट्स आ रहे हैं उसमें। हाँ तो नोट्स में देखो ना, नीचे मिलेगा कौन सा चैप्टर है। वो पूछी है मुझे, आपने जो निकाली थी उस दिन। हाँ हाँ, तो वो नोट्स ही तो बुक बना के डाला कर। फिर डालिए। ला इधर ला, चल ठीक है। तो इनका क्या कहना है, fictitious asset का क्या मतलब है कि हमने एक्सपेंसेस तो कर दिए, हमने उसको पहले ही साल P&L में नहीं डाला, पूरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि हम धीरे धीरे उसको, क्योंकि देखो जैसे मान लो तुमने 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट कर दिया और एक ही साल में P&L में लिख दिया, तो पहली साल लॉस आ जाएगा, फिर तुमको क्या लगेगा, यार बिजनेस बंद कर देते हैं, नुकसान हो गया मेरा। लेकिन वो जो आपने 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, उसका बेनिफिट आपको आगे भी तो मिलेगा, तो उसको आप धीरे धीरे खत्म करोगे, है ना, जोर का झटका धीरे से लगे, है ना। फिर अजय देवगन ने गाना भी गाया, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई को, है ना, फिर एग्जाम देके और आगे निकल जाएंगे। तो एज लॉन्ग एज दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर नॉट रिटन ऑफ, जब तक वो एक्सपेंसेस आपने P&L में डेबिट नहीं कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख दिए, मतलब प्रॉफिट के अगेन एडजस्ट नहीं कर दिया, तब तक आप उसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाओगे और नाम क्या दोगे, फिक्टिटियस एसेट। हालांकि फिक्टिटियस एसेट का कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक चीज मैं बताऊं तुम लोगों को, क्या जो तुम लोगों को समझ में नहीं आती, ये बुक तुम्हारे बोर्ड की बुक नहीं है, ये एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी निकालोगे, हाँ ये राइटर की बुक है बेटा, एमजी राठी इसके राइटर हैं और उनकी बुक है, ये पब्लिशर की बुक है, मतलब इसको लिखा एमजी राठी जी ने है और पब्लिश किसी और ने किया है इसको, ठीक है। इसमें नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर है। एनसीईआरटी की बुक होती और उसमें नहीं होता तो तुम ऐसा कह सकते थे कि हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। ये एक राइटर की बुक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा बताऊंगा ना, मेरे पास तुम क्यों आए, एक्स्ट्रा सीखने के लिए, सीधी सी बात है, काय के लिए, सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, ठीक है। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्लियर है, फिक्टिटियस एसेट क्लियर है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर में, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट फॉर लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। देखो बेटा, तुमने कोई भी अमाउंट खर्च किया, कोई भी तुमने पेमेंट किया, किस लिए किया, या तो तुमने कोई एसेट एक्वायर कर ली, एक्वायर मतलब परचेस, एक्वायर मतलब परचेस, एसेट्स परचेस कर ली, गुड्स परचेस कर लिए, या फिर सर्विसेज परचेस कर ली। देखो तुम डॉक्टर के पास गए और उससे इलाज करवाया तो क्या है, सर्विस है। तो मेरे पास पढ़ने आए तो ये क्या है, सर्विस है, ठीक है। अच्छा, तुम बुक खरीदने गए तो गुड्स है, फर्नीचर खरीद के ले आए उसके लिए गुड्स। अच्छा, एसेट हो गई ना बेटे, उनके लिए एसेट, अपने लिए तो एसेट है, अपने को तो अपनी अकाउंटिंग करनी है, उसकी करनी है, बस। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आपने गुड्स परचेस किया हो, गुड्स परचेस किया हो, या फिर एसेट परचेस की हो, या फिर सर्विसेज परचेस की हो। यदि ये तीनों चीजें आपने एक्वायर किया और इनके लिए पेमेंट किया तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। दो शब्द हैं, दोनों में ध्यान देना, एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा है एक्सपेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नोट करते रहना। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एक्वायरिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट
आपने पेमेंट किया है एसेट खरीदने के लिए, गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदने के लिए, तो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताओ। आसान भाषा में ही बताया। नहीं, ऐसे नोट्स बनाने के लिए। हाँ, नोट्स बताने के लिए तो लिखो। एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट, refers to the अमाउंट स्पेंट SPENT, और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, incurred फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायरिंग की स्पेलिंग सामने देख लेंगे। एक्वायरिंग एसेट्स कॉमा गुड्स OR और सर्विसेज। तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। अब लिखो हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल और रेवेन्यू दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। ये चाइना बंद करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। कैपिटल समझ लेना, तिनका है। क्या की देख बेटा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर के दो टाइप हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने एसेट्स एक्वायर किया। क्या किया? एसेट्स एक्वायर। एसेट यदि आप खरीदोगे फिक्स्ड एसेट तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करोगे तो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज एक्वायर कर ली तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और यदि एसेट्स परचेस कर ली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? आगे बढ़े। एक चीज और है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। बराबर है? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए काके? यस। ठीक है, चलो एक चीज और है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, लिख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपेसिटी मेंटेन रखते हैं। क्या? कैपेसिटी मेंटेन रखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? कैपेसिटी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने किसके लिए बोल दिया? कैपेसिटी मेंटेन रखते हैं रेवेन्यू के लिए। और लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस कैपेसिटी। चलो देखो, कैपेसिटी इंक्रीज और मेंटेन का क्या मतलब? तुमने गाड़ी की सर्विसिंग हर महीने कराई है, 2-3 महीने में कराई है, उससे क्या होती है? कैपेसिटी गाड़ी की मेंटेन रहती है। तुमने उसमें इंजन ऑयल डाला, कैपेसिटी मेंटेन रहती है। लेकिन तुमने उसका इंजन ही चेंज करवा दिया, उसके टायर ही बदल दिए तुमने, इससे क्या होता है? उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्लियर है? मेंटेन और कैपेसिटी बढ़ने में क्लियर है क्या?
ये तो मतलब फिर बहाने वाली बात हो गई। हाँ, एक बार वहाँ पे बोल दो ना। कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे पास गाड़ी है, तुमने उसकी सर्विसिंग कराई, तो क्या है, उससे गाड़ी मेंटेन रहेगी, स्मूथ चलेगी, ऑपरेशन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा बिजनेस ऑपरेट करने में, है ना। लेकिन यदि तुमने उसमें कोई उसका पार्ट चेंज कर दिया तो उसका क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी ना, बोले नया हो गया ये तो, है ना, बराबर है ना, क्लियर है, आगे बढ़ो। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, हो तो बताओ, आगे चल दूं। अबाउ एक्सपेंस और इनकम, है कैपेसिटी यानी वर्किंग कैपेसिटी, क्षमता उसकी, लाइफ, जीवन उसका। मेरे से पूछना, आगे बढ़े। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए यदि आपने कोई खर्चा किया है, इनकम जनरेट करने के लिए कोई एक्सपेंस किया है, तो वो क्या है, एक्सपेंस है। देख बेटा, यहाँ से ऑफिस गए, किराया दिया, क्या है, एक्सपेंस। दुकान जहाँ खोल रखी तुमने, उसका एक्सपेंस दिया, क्यों दिया, ताकि तुम पैसे कमाओ दुकान खोल के, तो क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है ना। तुमने बिजली का बिल भरा, एक्सपेंस, बिजनेस वाला है ना, घर वाला नहीं, ठीक है, डन, आगे बढ़ो। डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए जो भी आपने पेमेंट किए हैं या कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट इनकर की है, वो सब क्या है, एक्सपेंस है। एग्जांपल के तौर पे देखो, कैश पेमेंट लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट लाइक बैड डेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेच दिया उसकी कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक्सपेंस है। और ये पूरे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक फॉर्मेट दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, आगे बढ़े। इनकम, इनकम का मतलब क्या है, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। अच्छा तो सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब ये होता है बेटा, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके बदले आपको जो रिसीव हुआ है वो रेवेन्यू। जैसे एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, ऐसे रेवेन्यू भी दो टाइप का होता है। एक्सपेंडिचर दो टाइप का कैसे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू भी दो टाइप का होता है, कैपिटल रेवेन्यू और, ऐसा नहीं होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मिला है नहीं, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसके बदले जो आपको रिसीव हुआ है, वो क्या है, रेवेन्यू। क्लियर है, तुमने मेरे को फीस दी, वो क्या है, मेरे लिए रेवेन्यू है, तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। समझ गए, एकदम पूरा ही समझ गए, पूरा ही समझ गए ना। क्या डाउट है बोलो। देखो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जब भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले आपको जो भी रिसीव होगा वो क्या है, रेवेन्यू। ठीक, तुम स्कूल गए, स्कूल वाले ने तुमको पढ़ाया, उसके बदले तुमने फीस दी, तो स्कूल को जब तुमने फीस दी तो स्कूल के लिए क्या था, रेवेन्यू। तुम दुकान गए, दुकान से तुमने नमक का थैला खरीदा, उसके बदले उसको पेमेंट दिया, तो उसके लिए वो जो पेमेंट था वो क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत, गाँव वालों चलो। तो इन्होंने क्या, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि आपको रिसिप्ट ज्यादा हुई है और पेमेंट कम किया है। इसका नहीं, देखो ये चूहा, ये मैंने खरीदा दुकान से 1150 रुपए, ठीक है, लॉजिटेक का है, ओरिजिनल है ना, 1150 का है, खरीदे हुए भी हो गए 8 साल, अभी तक खराब नहीं हुआ, 1150 में लिया अपन ने। अच्छा अब इसको लाके मैंने 1350 रुपए में बेच दिया, तो जब मैंने बेचा उससे जो मेरे को पैसे मिले तो क्या है, रेवेन्यू। और उसमें से मैंने इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50, माइनस कर दो तो 200 रुपए बच गए। 200 रुपए क्या है,
वही तो लिखा है, इनकम इज द सरप्लस, सरप्लस यानी अधिक, ज्यादा, है ना। वो जुपिटर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना बच्चन सब, ज्यादा ज्यादा, है ना। तो ज्यादा ज्यादा आपको वो जितना एक्सपेंस हुआ उससे ज्यादा रिसीव हो गया, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या है, इनकम। कैसे मालूम? आपने तो बोला जो एक्चुअल प्राइस से जो डिफरेंस है जिसमें आपने बेचा तो वो ही तो इनकम। ये देख बेटा, तो इसका इनकम का फार्मूला क्या बन गया, क्या बनेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, भैया इसकी कोई डेफिनेशन तो डेफिनेशन लिख तो लो, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, दैट इज इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। रुकना नहीं है। नहीं नहीं, रुकने का कोई कालम नहीं है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बताऊं, देखो, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। जो आपका साल भर का टोटल रेवेन्यू है टीआर, उसमें से आप माइनस कर दो टीई, टोटल एक्सपेंस साल भर का, तो जो निकल के आया बैलेंस वो क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। देख बेटा, जो आपका तुम्हारा सेल है, उस सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो आया वो क्या है, जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट। देख बेटा, ये मैंने बेचा, कहाँ बेचा, यहाँ बेचा, चूहा मैंने बेचा कितने में, 1350, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो सेल कितनी हो गई मेरी, 1350, ठीक है, बराबर। अब मैंने इसको खरीदा कितने में था, याद है तुमको, 1150, ये इसकी कॉस्ट थी। ये साल भर में मैंने यही किया बस, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो साल भर का टोटल 1350 और कॉस्ट कितनी है 1150, इन दोनों का जो डिफरेंस आया 200, ये क्या है बेटे, प्रॉफिट है। पर ये कौन सा प्रॉफिट है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि मैंने अपने रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस कर दिए, जो खर्चे किए थे, जैसे मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उसको मैंने सैलरी दी, बिजली का बिल भरा, टेलीफोन का बिल भरा, ये मैंने खर्चे क्या कर दिए, हटा दिए, ये खर्चे मैंने हटा दिए। अब जो बचा वो क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट कहलाया। वेरी गुड, अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो नेट प्रॉफिट एनपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, जीपी माइनस एक्सपेंस। कौन से, इनडायरेक्ट, मैं समझाऊंगा अभी, जीपी माइनस एक्सपेंस कर लो अभी तो तुम, ठीक है। देख बेटा, यदि हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड का लेन देन करते हैं, उससे जो हमको प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन यदि हम फिक्स्ड एसेट को खरीदे बेचे, उसमें कोई हमको फायदा हुआ तो हम उसको गेन बोलते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं हम, गेन या लॉस। नुकसान हो गया तो लॉस और फायदा हो गया तो गेन, एसेट्स के केस में। पर गुड्स के केस में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, चले, तो गेन लॉस सब निपटा दिया मैंने। बहुत है बेटा, करीब करीब 35 डेफिनेशंस है। ओ हमारे में तो उससे भी ज्यादा वीडियो 43 है, तो जिसमें कि आपने जो करवाना है उसमें से आधे। हां, पर बेस तो यही है बेटा, पेबल, एंट्री, टर्नओवर, इंस्ट्रूमेंट, सब पढ़ा हूं। अब देख, एक्सपेंस वर्सेस लॉस,
एक्सपेंस वर्सेस लॉस। एक्सपेंस इज इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू वेयर एज लॉसेस डू नॉट। मतलब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया हमने वो क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन लॉस का मतलब ये नहीं है, ठीक। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस व्हाइल गुड्स बर्न्ड बाय फायर इज लॉस। देख, तुमने फील्ड एसेट में डिप्रिसिएशन लगाया। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? तुम्हारे फील्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तुम्हारे फील्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हो गई? ऐसा समझ, तुमने गाड़ी खरीदी, चलो गाड़ी नहीं, गाड़ी में तुम भाग बेरा जाओगे। मोबाइल खरीदा तुमने, है ना। अब ये जब तुमने मोबाइल खरीदा, कितने में खरीदा? 50,000 में, बराबर है। इसको लेके आ गए, वापस बेचने जाओ, 50 में बिकेगा? नहीं बिकेगा, कम हो गई इसकी वैल्यू। तो जो वैल्यू कम हो गई तुम्हारे एसेट की, ये एक एसेट है, लॉन्ग टर्म यूज होगा, है ना, ये एसेट है। अब जो वैल्यू कम हुई है उसी को क्या बोला जाता है? डिप्रिसिएशन। 50 में खरीद के लाया, बेचने जाऊंगा तो 50 में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, 40 में बिका। तो बीच का जो 10,000 वैल्यू कम हो गई इसकी, ये क्या कहलाएंगी? ये 10,000 रुपए क्या कहलाएंगे? डिप्रिसिएशन। ठीक है, अभी समझने के लिए इतना ही, बाद में इसमें 3 कंडीशन है वो मैं समझाऊंगा। डन? अभी तो काम हो जाएगा। तो चलो, डिप्रिसिएशन क्लियर है। तो बताओ मेरे को, इसमें कोई तुमने पेमेंट किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? ये एक्सपेंस है, किया ना पेमेंट तुमने। लेकिन लॉस का मतलब क्या है? आग लग गई। कहाँ लगी? दुकान में, है ना। हाँ, नहीं तो बोले तुम गाना गाने लग जाओ, दिल में आग लगाए सावन का महीना, तो वो वाली आग नहीं है। ये कौन सी है? जो दुकान में आग लग गई, आपका जो गुड्स था वो जल के राख हो गया, तो ये लॉस है, ठीक है। ए फर्म में टेक यूटिलिटी और सर्विसेज इन ल्यू ऑफ एक्सपेंस। आपने जो एक्सपेंस किए हैं, खर्चा किया है, उसके बदले आप क्या कर सकते हो? कोई सर्विस या फिर कोई आइटम ले सकते हो। लेकिन लॉस के बदले ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। जल गया तो जल गया, है ना। एक्सपेंसेस स्पेंट विथ विलिंगनेस। एक्सपेंसेस हम जानबूझ के करते हैं? नहीं। एक्सपेंसेस जानबूझ के करते हैं। जानबूझ, विलिंगनेस, इच्छा है हमारी। अरे गुड्स खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? बिजली का बिल नहीं भरोगे दुकान कैसे चलेगी? लाइट कहाँ से आएगी? बिजली कहाँ से आएगी? टेलीफोन का बिल नहीं भरोगे तो बात कर पाओगे क्या? आपकी इच्छा से खर्च करते हो, दैट इज एक्सपेंस। लेकिन जो जबरदस्ती हो जाए वो क्या है? मोबाइल खरीद के लाए, गिर गया, स्क्रीन टूट गई, किसी काम का नहीं रह गया, जानबूझ के फेंका था क्या? अनचाहे में हो गया ना। ये जो अनविलिंगनेस है और हो जाए तो वो क्या है? लॉस है, ठीक। जानबूझ के है तो एक्सपेंस, बराबर है। क्लियर है? आगे बढ़ो। परचेस। Purchases refers to the amount of goods bought by a business for resale for use in the production। देखो इनका क्या कहना है कि आपने कोई भी आइटम खरीद लिया, क्यों खरीदा, क्यों इसको बेच देंगे, तो परचेज है। या फिर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करेंगे, जैसे समझ बेटा। मतलब एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देता क्योंकि 11th क्लास है तो इतना डिटेल में अपन जा नहीं सकते कारपोरेट लेवल में, ठीक है। दूध की दुकान वाला दूध ले आया, वो उस दूध का मावा बना लिया, या तो वो बेच देगा। देखो दूध से क्या क्या होता है? दही जमता है, मलाई निकलती है, मावा बनता है, पनीर बनता है। तो देख बेटा, यदि दूध लिया, क्यों लिया? डेयरी वाले ने बेच देंगे, बेच देंगे तो ठीक है, सीधा सीधा दूध बेच दिया तो क्या हो गया? रीसेल, बराबर है, वो परचेज है। लेकिन यदि वो और भी क्या कर सकता है? उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में भी तो यूज कर सकता है, उसे दही बना सकता है, पनीर बना सकता है, चक्का बना सकता है, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ सर, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है जब हम किसी भी आइटम का शेप, साइज, नाम, यूज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उसका एग्जिस्टेंस बदल देते हैं, उसका अस्तित्व खत्म करके नया घोड़ी नया दाम शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है? यदि हमने किसी भी एग्जिस्टिंग चीज का शेप, साइज,
आकार प्रकार नाम यूज सब बदल दिया, प्राइस वैल्यू सब चेंज कर दी, तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है क्या? कोई समस्या? तो परचेस का मतलब क्लियर है, सेल रीसेल यूज्ड इन प्रोडक्शन सब क्लियर है। आगे बढ़ूं? देख बेटा, यदि ये चीज नोट करके रख ले कि परचेज किया, ठीक, फिर उसके बाद एक होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम लिख लो रिटर्न आउटवर्ड, लिख लो, बाद में बहुत जरूरत पड़ती, मैं भूल जाता हूं। देखो बेटा, तुम कोई गुड्स खरीदे, तुमने अम्मा जान से कोई चीज खरीदी, हाँ, लिख ले बेटा, आत्मा को शांति मिलना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का स्पेलिंग सामने देख लेना, OUTWARD। देखो क्या कह रहा है ये, when purchased goods are returned to the seller due to some reason like not according to specification or due to some defect in, then it is termed as purchase return। तुमने परचेस किया, अम्मा जान पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, मंगा लिए बर्तन भांडे, अब तुमको पसंद नहीं आया, कपड़े मंगा लेते हो ना तुम लोग, अम्मा जान से फ्लिपकार्ट से मंगाते रहते हो, अब तुमको वो पसंद नहीं आया तो तुम क्या करते हो? रिटर्न कर। ये क्या है? परचेज रिटर्न, सिंपल। अच्छा, सेल्स का मतलब क्या है? समझना, जब तुमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्वायर किया कि हम इसको रीसेल कर देंगे तो परचेस कहलाया, पर जब तुम उसको सेल कर दोगे, बेच दोगे, रेवेन्यू आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेल। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? यार जब तुमने परचेज रिटर्न कर लिया तो तुम्हारे लिए तो परचेज रिटर्न है, पर जिस भाई ने बेचा था उसके लिए क्या है? वो सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को लिखो रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम लिख लो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। अरे आउटवर्ड में जो वर्ड था ना, वही इधर भी INWARD इनवर्ड। रिटर्न मतलब वापस। चले आगे। तो अब गुड्स की डेफिनेशन हम अगले पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है, तुम लोगों ने इतनी देर तक झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।